प्रीलिम्स में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, और अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो स्कोर आना तो बहुत मुश्किल है। तो वो 1 से 2 महीने के टाइम स्पैन के अंदर अंदर ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि उनका स्कोर इंक्रीज हो जाए। बीसीए और एमसीए दोनों किया है। वो पीजी मेरी है, पीजी कंप्यूटर साइंस से थी। तो मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि आप तो एमसीए किए हुए हो, आप आईटी सेक्टर में अपना ज्यादा अच्छा योगदान दे सकते हो, फिर आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। सबसे बड़ा मिथ ये है कि सबको लगता है कि आरआरबी में नेशनलाइज और हाँ। कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन काम कम होता है, छुट्टी जल्दी मिल जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बता दूं। हाँ। तो अच्छा ना, अभी बहुत सारी वीडियोस इवन यूट्यूब पे आती हैं, तो क्या लेफ्ट एसबीआई पीओ, आई लेफ्ट आरआरबी पीओ, ऐसी सारी चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो इतना मुश्किल है सही में, क्या मतलब वर्क प्रेशर कितना होता है और किस चीज का वर्क प्रेशर होता है आरआरबी पीओ में? It always seems impossible until it's done. Hello everyone, welcome to Guidely. I am Vanchika और आज की वीडियो है उनके लिए जिनका मेन एम है आरआरबीपीओ में सिलेक्शन लेना। तो आज सिर्फ मैं बात नहीं करूंगी, हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है। वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप आरआरबीपीओ में सिलेक्शन ले सकते हैं। सो let me invite Mr. Aman, who has cleared both RRBPO and clerk and is currently working in Bihar Grameen Bank as a probationary officer. Welcome to Guidely, Amit. How are you feeling? I'm good, ma'am. Thank you for having me. I'm excited for this interview. Okay, so we are. तो अभी तो आप आरआरबीपीओ बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले जब आप नहीं बने थे तब आपके दिमाग में क्या आया था, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? मैम, मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज था कि मुझे क्या करनी है, पर कोविड आने के बाद मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो मैंने मिड कोविड में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं 1 ईयर प्रॉपर उसकी तैयारी की, और 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था विथ आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ। मैंने सिर्फ ओके। उस 2022 में 2 एग्जाम मैंने अप्लाई किया था, 2 एग्जाम के लिए। उसमें से मैंने आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया था, पीटी मेंस नहीं हुआ था। देन इन 2023 मैंने सारे एग्जाम 2023 से देना चालू किया, फुल फ्लेज। तो 2023 में आईबीपीएस पीओ पीटी छोड़ के मेरा सारा पीटी निकला था। अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं हो पाया था उस ईयर। इवन आरआरबी पीओ में मेरा जीएमए सेक्शन लग गया था, अदरवाइज मेरा कट ऑफ क्लियर था। पर जीएमए सेक्शन लगने के कारण मैं इंटरव्यू में नहीं बैठ पाया था। पर फाइनली 2024 में मेरा ये रिजल्ट आया, 1 जनवरी 2025 को उसका फाइनल रिजल्ट आया। और अभी मैं बिहार ग्रामीण बैंक में एज पीओ ज्वाइन जॉब कर रहा हूँ। तो अभी आपने बताया कि आपने ऑलरेडी जो 2023 के अटेम्प्ट्स थे उसमें सारे के सारे प्रीलिम्स क्लियर कर लिए थे। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी? क्योंकि ज्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ क्या होता है ना कि वो प्रीलिम्स में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, और अटेम्प्ट्स नहीं कर पाते तो स्कोर आना तो बहुत मुश्किल है। तो वो 1 से 2 महीने के टाइम स्पैन के अंदर अंदर ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि उनका स्कोर इंक्रीज हो जाए? मैम, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन के बीच में ही वो अपना अटेम्प्ट देना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनकी क्या होती है कि पूरी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाती, उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती, और वो एग्जाम प्रेशर में आ जाते हैं और एग्जाम देना चालू कर देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट किया था। उसके पीछे मैंने टाइम दिया था, पूरा 1 साल मैंने अपना दिया था। हालांकि बैंकिंग सिलेबस कहा जाता है कि 1 साल का नहीं है, 6 से 8 महीने का ये सिलेबस है। पर मैंने प्रॉपर उसे 1 साल दिया था, क्योंकि ये मेरे लिए वो टोटली नया फील्ड था। क्योंकि रीजनिंग आज से पहले मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो मैंने उससे पहले अपने बेसिक पे मैंने पूरी तरीके से काम किया। उसके बाद अब आती है अटेम्प्ट्स लेने की। तो अटेम्प्ट्स का एक ही तरीका है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितने सोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, इतने सारे गाइडली के वीडियोस हैं, इतने मटेरियल हैं, मॉक टेस्ट है, गोट सीरीज है, पीडीएफ बंडल है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। स्पीड मेरे ख्याल से प्रैक्टिस से ही आती है, मॉक टेस्ट सीरीज ज्यादा अटेम्प्ट देने से ही वो स्पीड आएगी।
अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कितने मॉक्स देने चाहिए पर डे, अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी प्रीलिम्स को दिमाग में रखते हुए पर डे मॉक्स? अगर आपका एग्जाम विद इन 15 डेज में है तो आपको पर डे 4 पीटी का पेपर देना चाहिए। 4 पीटी का मॉक 4 स्लॉट के हिसाब से मिनिमम आपको देना चाहिए, अगर आपका एग्जाम 10 से 15 दिन बच रहा है तो। यू मीन पर अदरवाइज डे 4 मॉक? हाँ, ओके। लास्ट 10 to 15 डेज आफ्टर पीटी। अदरवाइज आप अल्टरनेट अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो। एक दिन मैं 2 या 3 पीटी का मॉक दूं, अगले दिन मेंस का मॉक दूं, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि दोनों को साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि मेंस के लिए हमें प्रिपरेशन का टाइम मिलता नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं पीटी पहले क्लियर कर लूं उसके बाद मेंस का पढूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने तैयारी के टाइम पे ही पीटी में दोनों को तैयार साथ लेके चलना होता है। हाँ, आपको अगर स्पीड बढ़ाना है तो लास्ट के 15 डेज 20 डेज आप मेंस का मॉक देना छोड़ के आप पीटी का मॉक उसको डबल ट्रिपल कर सकते हो अपने कैपेसिटी पे। बहुत लोगों का होता है कि मॉक कम दे, उसको एनालाइज ज्यादा करें, तो सबका अपना अपना होता है। अच्छा, तो आप कितने, मतलब अगर जैसे आपने बोला कि दिन में कम से कम 3 से 4 मॉक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अगर बिल्कुल ही खराब है तो 2 मॉक पर डे सही है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कितने तरह के मॉक्स, क्या एक ही कंपनी से खरीद लो और वही दो, या फिर 3-4 तरह के मॉक्स, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं ऐसा। तो आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? मैडम मुझे भी लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सोर्स होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। और ऐसा नहीं है, और कुछ कंपनियां ऐसी नहीं है कि सारी कंपनियां अच्छी कर रही हैं, पर कुछ का होता है कि कोई मतलब थोड़ा उसका लेवल हल्का सा इजी है, किसी का मॉडरेट लेवल है, किसी का डिफिकल्ट लेवल है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म करने से ये भी होता है, लेकिन बेसिकली लेवल से ज्यादा हमें इस पे ध्यान होना देना चाहिए कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा सोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें से गाइडली का सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसके मॉक प्लेटिनम मॉक टेस्ट सीरीज जो मैंने यूज किया था, प्लेटिनम मॉक टेस्ट सीरीज में लास्ट 3 इयर्स के मॉक टेस्ट सीरीज रहते हैं, तो ये भी काफी अच्छे हैं। तो जैसे कि अब हमने प्रीलिम्स की बात करी, प्रीलिम्स के बाद जैसे अब सपोज प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर बच्चे को क्या दिक्कत होती है ना, कि उन्हें मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही एकदम से लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रीलिम्स की बहुत इजी होती है तो उस लेवल तक कोप अप नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रिपरेशन काफी लेट स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मेंस क्लियर हो जाएगा? मैम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग इंटरव्यू में वीडियो में ही मैंने बोला कि हम्म। आपको साथ लेके चलना होता है। आपको पीटी के बाद मेंस की तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिलता है। हमारे एज अ बैंकिंग स्टूडेंट हमें बस स्टार्टिंग में फरवरी मार्च से लेके जून जुलाई तक का ही वो टाइम मिलता है, जिसमें हमें अपने सारे वीकनेस पे काम करने होते हैं। हम हमारे अपने स्ट्रेटजी पे काम करने होते हैं कि कैसे हम अपने पूरे ईयर को प्लान करें, कब कहाँ कितना समय दें, उसी हिसाब से। तो आपको मेंस के लिए शुरू से ही प्रिपेयर होना चाहिए, शुरू से ही लॉजिकल डीआई, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सब का बेसिक क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको फिर ये मेंस में फील ना हो। और साथ ही साथ करंट अफेयर भी डेली बेसिस पे लेके चले, ताकि आपको लास्ट पीटी के बाद आजकल तो नया ट्रेंड चल गया है कि 10 दिन पहले ही रिजल्ट आता है पीटी का, उसके 10 दिन के बाद मेंस हो जाता है। तो 10 दिन में आप 4 से 6 महीने का जीए पढ़ ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको डेली बेसिस पे जीके भी कवर करने हैं और मेंस का कंटेंट भी आपको शुरू से ही लेके चलना है। आप शुरू से ही ये समझ के चलो कि मैं पीटी निकालूंगा, मुझे मेंस देना है, तो ऑब्वियसली जब देना है तो दोनों पेपर का तैयारी करो। सही बात है, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं क्लियर कर ही लूंगा। जी मैम, सबसे बड़ी चीज बात तो यही है कि बाहर वाले को साइड करो, अपने आप पे, अपने तैयारी पे यकीन रखो, अपने आप पे। अब वैसे भी हर स्टूडेंट को पता चल जाता है कि मेरा इस साल पीटी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ही तो आईना है, वही बता देता है कि क्या सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है रिदम। सही बात है। तो अभी आपने बताया था कि आपका जो 2023 का जो मेंस था उसमें जीए में कुछ सेक्शनल कट ऑफ से आपका रह गया था, आई गेस। तो जी उस टाइम पे मैम। आपका जीए में रहा था, तो आपने जीए में क्या चेंज किया कि अगली बार आपका सिलेक्शन हो गया? क्योंकि जीए ना मतलब बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ बोरिंग भी लगता है बच्चों को, और थोड़ा सा मेहनत भी ज्यादा चाहिए। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें याद नहीं होती है चीजें, रटी नहीं जाती है चीजें। तो किस तरह से जीए को टैकल किया जाए?
तो जैसा कि मैंने बताया मैडम, 2023 में मैं वैसे ही तैयारी करता था, क्योंकि पीटी पे फोकस ज्यादा करता था। पीटी निकल गया, उसके बाद मेंस का तैयारी करता था, तो जीके में ज्यादा पढ़ नहीं पाता था, एक दो महीने ही पढ़ पाता था। तो उसमें से तो जितने क्वेश्चन आएंगे वो बनेंगे, वो भी याद रहे। तो वहां से मैंने ये फोकस किया कि मैं डेली बेसिस पे जीके करने लगा, डेली और वीकली। मैंने दो अलग अलग सोर्स उठाए वहां से, एक जगह से डेली डेली यूट्यूब यूट्यूब से मैं वीडियो देखने लगा, क्योंकि एज अ पर्सनल मुझे ऐसा फील लगा कि मैं पीडीएफ पढ़ के याद नहीं कर पा रहा था। तो मैंने वीडियो अच्छा। सोर्सेस का यूज किया, ताकि मैं उसको चीज को देखूं। क्या होता है कि आप जिस चीज को देखते हो सुनते हो तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे सर पढ़ा रहे हैं कोई, या मैम पढ़ा रही है जी के क्लास, तो वो न्यूज सुन रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ईयरफोन ऑन करो और उसको बस एक गाने की तरह या सुनते जाओ, पॉडकास्ट की तरह, तो वो हो जाता है उससे। तो मैंने वही डेली बेसिस जीके और वीकली को कंबाइन करके ही उसको टैकल किया था, जीके को। तो आप किसी को फॉलो करते थे, मतलब कहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, कोई टीचर फॉलो करते थे आप? मैडम यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर हैं, और मैंने हाँ मैंने स्टार्टिंग में फॉलो किया था। मैंने ऑफलाइन क्लासेस की भी मदद ली थी। ऑफलाइन के बाद मैंने यूट्यूब पे ही डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को मैंने फॉलो किया था हर सब्जेक्ट के लिए, तो वहां से भी था। अच्छा। तो अभी आपका जब मेंस क्लियर हुआ तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उस बात पे? मैम सब खुश थे, और लेकिन हाँ ज्यादा वो भी नहीं था कि हाँ ठीक है अच्छा है हो गया, लेकिन आगे और बेहतर का देखना है, ये नहीं कि मैं स्टक करके रह जाऊंगा। तो ये अच्छा। रिएक्शन था उनका। हाँ। इंटरव्यू के लिए फिर आपने किस किस तरह से प्रिपरेशन की? इंटरव्यू के लिए मैडम मैंने आदित्य सर की क्लासेस को देखा था यूट्यूब पे, जो उन्होंने डाला था ओरिएंटेशन कैसे देना है। मैंने वहां से देखा था कि कैसे अपना पोस्चर रखना है, ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, बात कैसे करनी है, उन लोगों को गेस्चर कैसे करना है पैनल मेंबर को। तो वहां से मुझे थोड़ी हेल्प मिली थी। अच्छा, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो किस तरह के होते हैं, मतलब आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था जब आप फाइनली उधर गए? मैम मिक्स रहता है, ठीक है। सबसे पहले आपके नेटिव प्लेस से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आपका कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ, नालंदा राजगीर बिहार की बहुत फेमस जगह है, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है रेंज में कि आप राजगीर में हो तो राजगीर के बारे में कुछ बताओ। फिर आपके स्ट्रीम पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मुझसे, मैंने बीसीए और एमसीए दोनों किया है, वो पीजी मेरी है, पीजी कंप्यूटर साइंस से थी। तो मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि आप तो एमसीए किए हुए हो, आप आईटी सेक्टर में अपना ज्यादा अच्छा योगदान दे सकते हो, फिर आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। तो स्ट्रीम बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं, और ऑब्वियसली बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग पे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आपने इस क्वेश्चन बैंकिंग का क्या टर्म से आंसर दिया रिलेटेड। था कि आईटी सेक्टर की मैंने जगह बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? उन्हें बोला था कि सर मेरे जो मेरा मतलब बैंकिंग की तरफ ज्यादा झुकाव है, और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस की है तो मैं सिर्फ आईटी में ही अपना योगदान दे सकता हूँ। मैं बैंकिंग सेक्टर में भी अपना कंप्यूटर साइंस का यूज करके एज अ आईटी प्रोफेशनली उस पे बैंकिंग को अपना योगदान दे सकता हूँ। तो मैंने ये जवाब दिया था कि मैं सिर्फ, अगर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ तो सिर्फ आईटी सेक्टर फील्ड में ही जा सकता हूँ, बैंकिंग में भी आईटी का अच्छा स्कोप है, मैंने ये बोला। अच्छा, तो अभी ना बहुत बार ऐसा होता है कि स्लॉट वाइज भी ना बहुत सारी चीजें डिफर करती है, जैसे कि हम क्या सुनते हैं कि जो स्टार्टिंग में आते हैं उनसे बहुत लंबे इंटरव्यूज चलते हैं, और जो एंड में आते हैं उनके बहुत छोटे छोटे इंटरव्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डिपार्चर का टाइम हो जाता है। तो ये आपको देखने के लिए उधर मिला, ऐसा कुछ था, या फिर इन सारी चीजों पे क्या बोलना आपको? हाँ मैडम, ये तो मेरे साथ ही हुआ था। मेरा जो स्लॉट था इंटरव्यू का, सेकेंड हाफ में था, आफ्टर लंच। तो लंच के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट स्लॉट था, ठीक है। तो मैं आफ्टर लंच फर्स्ट कैंडिडेट गया था, और मेरा इंटरव्यू कम से कम 25 से 30 मिनट चला था। तो अच्छा। ये भी डिफर करता है, और इनफैक्ट मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं आधा घंटा पैनल के साथ रह पाया, और पैनल भी मुझे अच्छे से जान पाया। वरना क्या होता है कि अगर
पैनल अच्छे से टाइम नहीं दे पाते तो लगता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दे पाया, या मुझे मौका नहीं मिला अपने आप को वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए, पैनल को समझाने के लिए कि अ, तो ये मेरे लिए इनफैक्ट अच्छा भी था, और थोड़ा नर्वस भी थे कि भाई इतना लंबा इंटरव्यू चला, कहीं कुछ गलती ना कर दिए हो। क्वेश्चन स्टार्ट किस तरह से हुए थे? मैम जैसे कि मैंने बताया कि लंच के बाद मेरा पहला स्लॉट था, तो मैं बहुत नर्वस था, शायद इंटरव्यू पैनल को पता लग गया, तो उन्होंने बहुत ही लाइटली स्टार्ट किया, जैसे लंच के कैसे आए हो, क्या लंच करके आए हो कि नहीं करके आए हो। तो मैंने बताया भी कि हाँ सर मैं तो घर से खा के आया। तो उन्होंने पूछ दिया कि क्या खा के आए हो, तो मैंने बोला कि सर मैंने लौकी की सब्जी खाई है। तो उन्होंने थोड़े और लाइट करते हुए मुझे आराम से उन्होंने पूछा कि और मार्केट में क्या रेट चल रहा है लौकी का, ये वो, कौन सी लौकी ज्यादा खाना पसंद करते हो। तो तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा इंटरव्यू होता है, क्या पूछ रहे हैं, और इनफैक्ट मैं डर रहा था कि ऐसे सवालों का जवाब क्या दूं। लेकिन उन्होंने फिर लाइक किया, और सारे लोग हंस स्माइल करके अच्छे से हंस हंस के पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा लाइटली वे में चल रहा है, तो उन्होंने ज्यादा माइंड नहीं किया। और मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि मैं 2-3 मिनट 5 मिनट बिताने के बाद अंदर मैं भी सेटल हो गया कि हाँ चलो ठीक है, नॉर्मली तरीके से होगा, जैसे कि दो लोग आपस में बात करते हैं वैसे यहाँ पे ये लोग बात करेंगे मुझसे 5 मिनट। सही बात है, बहुत बढ़िया था। तो अभी ना कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि मतलब आरआरबी पीओ या आरआरबी एग्जाम्स किन बच्चों को एग्जैक्टली ऐसे मोटिव में रखने चाहिए कि हाँ भाई ये चीज हम क्लियर कर सकते हैं, हमारे लिए इधर बेनिफिट है। कौन से बच्चों को ज्यादा ट्राई करना चाहिए आरआरबी? जैसे कि मैम मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो बिहार में देखा जाता है कि ज्यादातर, जैसे मेरी पढ़ाई सारी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, तो मेरा थोड़ा लैंग्वेज पेपर वीक था। सीधा सीधा कहा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज मेरी बहुत वीक थी। तो नेशनलाइज बैंक और आरआरबी में ये बेनिफिट मिलता है हमें कि हम मेंस में लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मैं हिंदी दे सकता हूँ। तो आई थिंक वैसे बच्चे जिनकी लैंग्वेज कमजोर है वो कर सकते हैं आरआरबी को टारगेट, आरआरबी उन्हीं के लिए है। और ऐसा नहीं है कि ये एक टारगेट है, इनफैक्ट आरआरबी का सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि अगर आप अपने होम स्टेट आरआरबी में ज्वाइन करते हो तो आप हमेशा अपने होम स्टेट में ही रहोगे, आपको होम सिकनेस से जूझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा अपने परिवार के नजदीक रहोगे। हाँ लेकिन आपका जो सवाल था उसमें यही हो सकता है कि जिनके लैंग्वेज पेपर वीक हैं वो आरआरबी को टारगेट कर सकते हैं। और जिनकी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है रीजनिंग और मैथ्स के कंपैरिजन में, उन्हें बाकी एग्जाम्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ क्योंकि हाँ ये सही बात है, क्योंकि बाकी एग्जाम में आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव भी आ जाती है। इवन एसबीआई पीओ में तो जीडी भी है। तो इन सब पे इंग्लिश जिसकी स्ट्रांग है उन्हें हमेशा कुछ पर्क्स, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स हमेशा गेन करने का मौका मिलता है। सही चीज। तो अभी लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि अभी आप फाइनली अपना ड्रीम, आपका ड्रीम कम ट्रू हो चुका है और अभी आप ऑलरेडी आरआरबी पी ऑन, कैसा लग रहा है? अभी लाइफ अच्छी चल रही है मैडम, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं चल रहा है। अच्छा, कैसा सोचा था? ये होते हैं ना कि एक रियलिटी अलग है और ड्रीम जो अलग होती है, रील वाली लाइफ अलग होती है। वो वैसा नहीं है, पर अच्छी लाइफ चल रही है, इवन अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। अच्छा, तो रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें कितना डिफरेंस दिखा, मतलब बेसिकली क्या आपने सोचा था और क्या ये है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि सबको लगता है कि आरआरबी में नेशनलाइज और काम। कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन काम कम होता है, छुट्टी जल्दी मिल जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता दूं, यहाँ पे भी अच्छा। वर्क का उतना ही प्रेशर है, उतना ही काम है, और इवन हम लोग भी उतना ही लेट आते हैं जितना एक एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ वापस घर लौट 9:30 बजे तक पहुंचना होता है। और 6, 6:30 तो नॉर्मल टाइम है, साढ़े अच्छा। छः 7 बज ही जाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा टाइम आ गया या फिर लिंक का कुछ इशू रहा, कुछ प्रॉब्लम आया लिंक करने में, तो हाँ ऑब्वियसली 7, 7:30, वो तो कहा नहीं जाता, हम लोग को ट्रेनिंग में कहा गया था कि ऑफिसर का जॉब 24x7 होता है। तो आपको कभी भी
अगर जरूरत पड़ेगा तो बुलाया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है। हम लोगों को बस रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे। छुट्टी का कोई फिक्स टाइम नहीं है, जितने बजे आप जाओ, टाइम हो गया घर जाओ। तो क्लर्क के साथ भी ऐसा ही है कि सिर्फ पीओ के साथ है ऐसा? नहीं मैडम, क्लर्क वालों को एक यहाँ पे छूट है कि क्लर्क को 5 बजे छुट्टी मिल जाती है, उनको नहीं रोका जा सकता है। अच्छा, उन्हें मतलब मतलब अगर कुछ रोका जा काम। नहीं सकते। हाँ, बेसिकली ये है कि अगर आपको जितना काम दिया गया है, जो हमारे कैशियर हैं या जो क्लर्कियल पोस्ट पे हैं, उनको जितना काम दिया गया है, वो अगर अपना काम खत्म कर लिए हैं 5 बजे से पहले, तो आप जा सकते हो। अगर कुछ बच गया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लो या फिर कल जाओ। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ क्या, अगर ऑफिसर बैठा हुआ है, ब्रांच मैनेजर बैठे हुए हैं, तो कैशियर को भी बैठना ही बैठना है ब्रांच में, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है उन लोगों के। अच्छा, तो आपका ट्रेनिंग फेज कैसा था? क्योंकि हम लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि इस तरह से ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। एक्चुअल में आपके साथ कैसा हुआ ट्रेनिंग फेज? मैम ट्रेनिंग तो बैंक वाइज डिफर कर जाती है सब क्योंकि वो तो इंडिविजुअल बैंक के ऊपर है कि एसबीआई कैसा करवा रहा है, पीएनबी कैसा करवा रहा है, या हमारे बिहार ग्रामीण बैंक कैसा करवा रहा है। तो हम लोगों की ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। तो हम लोग को पहले पोस्टिंग मिल गई थी अच्छा। सबको ऑन जॉब। हाँ, हम लोग की ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग हुई, और अभी भी मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ही हूँ। मतलब हम प्रोबेशन लोग को पीरियड। काम करते करते ही सीखना है, ठीक है। तो हम लोग की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी, आई थिंक 1 मंथ के बाद 1 वीक की ट्रेनिंग हुई थी हेड ऑफिस में, स्लॉट एक वाइज, मिनट, क्योंकि आपकी 1 महीने के बाद 1 वीक की ट्रेनिंग हुई थी? जी मैम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों को पोस्टिंग ही मिला था ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, और अभी भी मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहां पे मेरे नाम के आगे लिखा हुआ ऑन जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि आपको काम करते करते काम को सीखना है, मतलब काम को देखना है कैसे सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं, कैसे ब्रांच मैनेजर क्या काम कर रही है, उनसे पूछ पूछ के, इवन आप अपने जूनियर से भी पूछ पूछ के सीखना है। जूनियर तो कोई होते नहीं है, बस पोस्ट वाइज ही है, पर आप ऑब्वियसली मैं गया हूँ तो मैं सबसे जूनियर ही हूँ, सबसे बाद में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपको सबसे मिला के सीखना है। और क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्लॉट वाइज पे 30 30 40 40 बच्चों का स्लॉट करके 1 वीक की ट्रेनिंग दी गई थी। उस अच्छा। 1 वीक में पूरा बताया गया था बैंक के बारे में, बैंक क्या क्या काम करती है, इवन एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में कि आप लोगों को कैसे, लीव्स के बारे में कैसे कैसे है। तो ये सारे स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में मिली थी, लेकिन मोस्टली काम हमें जॉब करते करते ही सीखनी है हमारी। वो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि आप ज्वाइन किए उसके बाद 1 महीने या 10 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग मिली उसके बाद आपको पोस्टिंग मिली। हम लोग में ऐसा नहीं था। अच्छा, लीव्स किस तरह से मिलती हैं आपको? फिलहाल तो मैम अभी प्रोविजन बेस पीरियड पे हूँ, तो 1 साल तक सिर्फ मुझे कैजुअल लीव और सिक लीव मिल रहा अच्छा। है। सिक लीव वो। मिलता है मंथ का ढाई ढाई, अच्छा। और कैजुअल लीव मिलता है हर मंथ पे 1, एक सीएल हर मंथ में, मतलब 12 महीने का 12 छुट्टी। और 1 महीने पे 2.5 छुट्टी मिलती है सिक लीव की। तो वो, अगर आप सिक लीव पूरा 1 दिन का लोगे तो वो 2 छुट्टी कटेगा, क्योंकि वो हाफ और फुल डे पे काउंट होता है इसलिए। अच्छा। अभी छुट्टी नहीं है। प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद फिर हम सारे छुट्टी, जैसे पीएल हो गया, स्पेशल लीव्स वगैरह, ये सब हम लोग ले सकते तो हैं। जैसे कि अगर आपको लीव लेनी होती है तो फिर आपको पहले रिपोर्ट करना होता है कि रैंडम किसी भी दिन कुछ हो गया, अगर स्पेशल मतलब सपोज आपकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ हुआ, तो आप रैंडमली छुट्टी ले ना, सकते हैं? एचआरएमएस पोर्टल होता है, वहां पे रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, कुछ अगर टाइम अगर पहले? मैं, हाँ हाँ, कुछ टाइम पहले भी, या जैसा आपने बताया कि अचानक से बीमार पड़ गए आप, तो आप घर से ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल पे अप्लाई कर दीजिए लीव, वो अच्छा। फिर हो जाता है। अच्छा है तो। हाँ तो अच्छा ना, अभी बहुत सारी वीडियोस इवन यूट्यूब पे आती हैं, तो क्या आई लेफ्ट एसबीआई पीओ, आई लेफ्ट आरआरबी पीओ, ऐसी सारी चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो इतना मुश्किल है सही में, या मतलब वर्क प्रेशर कितना होता है और किस चीज का वर्क प्रेशर होता है आरआरबी पीओ में? मैम, वर्क प्रेशर तो है, बिल्कुल है, पर आपको हैंडल करना आना चाहिए। जैसे कि है बहुत सारे आजकल होते हैं कि बहुत जल्दी डिप्रेस कर जाते हैं, जैसा आपने कह रहा है कि लिफ्ट, तो हर चीज को छोड़ना कोई सोल्यूशन सॉल्यूशन नहीं नहीं है। है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप
एज अ ऑफिसर हो तो आपको ऑफिसर की जिम्मेवारी ऑब्वियसली मिलेगी और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो ये है। अभी हमारा जैसे कि बेसिकली है जीविका के थ्रू स्मॉल हेल्प ग्रुप में जीविका लोगों को, किसान लोगों को ज्यादा लोन देना, क्योंकि ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण से ही जुड़ा है, तो लोन का ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर है। अब बैंक, अभी हमारी बैंक थोड़ी ज्यादा लॉस में चल रही है, तो एनपीए रिकवरी का थोड़ा प्रेशर है, उस चीज का एनपीए प्रेशर है मतलब थोड़ा। जिन लोगों को आपने लोन दिया उनका लोन वापस नहीं आ हाँ रहा। वो रीपे हाँ वो रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली। मैम सब वीकर सेक्शन के लोग हैं, किसान हैं, तो बहुत मोस्टली या एवरेज हो जाता है कि वापस नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, तो उसी वजह से नहीं। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली वो वीक है, तो आपका उसमें मतलब आपको क्या प्रेशराइज किया जाता है? हम लोग को बस रिकवरी का थोड़ा प्रेशर होता है कि आप जाके उनसे रिकवरी करके लेके आओ। तो रिकवरी में भी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जाके उनको धमकाते हैं या गुस्साते हैं। बस हम लोग को जाके फॉर्मली हाँ, जैसा कि वीडियो में दिखाया जाता है कि बैंक वाले आए हैं ये वो बोले, नहीं तो वैसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बस जाके उनको बहुत इन्फॉर्म करते हैं। शांतिपूर्वक। हाँ हाँ, बस नहीं बस इतना ही कि हम बस जाके इन्फॉर्म करते हैं कि आपका लोन जो है, आप इतना लोन लिए थे, आपकी इतनी ईएमआई बकाया है, आपने नहीं दिया, तो बस आपको इन्फॉर्म करना है, जल्द से जल्द दे दीजिए। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे का प्रोसीजर है, तो वो है थोड़ा लंबा चलता है, पर है ऐसा, पर ये नहीं है कि उसमें जबरदस्ती लेके आना ही है बस। लेकिन हाँ, फील्ड ड्यूटी भी करनी पड़ती है, ऑपरेशन बैंक ब्रांच में ऑपरेशन के साथ साथ फील्ड ड्यूटी भी करनी पड़ती है। कितने ऑफन करनी पड़ती है आपको फील्ड ड्यूटी? ये तो आपके ब्रांच के ऊपर है, आपके ब्रांच में कितना एनपीए है, कितना अकाउंट है, तो उस हिसाब से अगर ज्यादा अकाउंट हुआ तो ज्यादा जगह जाना पड़ेगा, कम अकाउंट है कम, तो कम लोगों से मिलना पड़ेगा, कम जगह जाना पड़ेगा। आपको कितना तो जाना ये पड़ता वैरी है? करता है। मोस्टली वीक में 2 से 3 दिन जाना पड़ता है, तो वो दो फुल से डे, तीन दिन पूरे 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 दिन कि कुछ पूरे पूरे घंटे? दिन। नहीं नहीं, पूरे लगभग लगभग पूरे पूरे दिन हो जाते हैं। 1-2 घंटे बचते हैं, तो जो टाइम बचा वापस आके फिर ब्रांच का काम करो। ओ, हम्म। काफी अलग है, जितना हम लोग को पता चलता है उससे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये चीजें मुझे भी नहीं पता थी, इनमें से काफी सारी चीजें हैं। हाँ, मैंने बताया ना मैम कि बस ये बस मिथ फैला हुआ है कि आरएसबी में काम नहीं है। इनफैक्ट आरएसबी में ही हमको लगता है ज्यादा काम है, क्योंकि अदर बैंकों में क्या होता है, जैसे आप कई एसबीआई के किसी ब्रांच में चले जाओ, आप आपको मिनिमम 7 to 8 या 10 स्टाफ आपको मिलेंगे किसी भी ब्रांच में। छोटे छोटे भी ब्रांच में चले जाओगे तो 6-7 आपको स्टाफ मिलेंगे। हमारे यहाँ, मैं अभी बिहार शरीफ के रीजन में हूँ, यहाँ पे 104 ब्रांच है हमारे रीजन में। 104 ब्रांच में किसी भी ब्रांच में 3 स्टाफ या 4 स्टाफ से ज्यादा है ही नहीं। बहुत ज्यादा तो कम है मतलब। तो आपके पास, सबके पास ही वर्क हाँ, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। बहुत प्रेशर है, क्योंकि अब ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला फील्ड पे जाना पड़ता है, ये रिकवरी ऑफिसर का काम है, तो वो भी हमें करना पड़ता है, ब्रांच के ऑपरेशन भी हमें देखना पड़ता है, और भी जितनी सारी काम है वो हमें ही देखना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब कैशियर जो अगर है हमारे, उनको भी कैश के साथ साथ अदर जैसे अकाउंट खोलना, एफडीआरडी वगैरह खोलना, और भी वेरियस ऑपरेशन देखना पड़ता ही है कैश के साथ ही। अच्छा, तो तो ये चीज आपका है हम मतलब लोग। है अगर रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है, आपकी ब्रांच में आ जाता है, तो आपको रिकवरी वाला काम, फील्ड वाला काम नहीं करना पड़ेगा? हाँ नहीं, वो फिर अगर आपके ब्रांच को रिकवरी ऑफिसर मिला हुआ है, तो वो सिर्फ उनका काम है। हमारे यहाँ है, पर बहुत कम रिकवरी ऑफिसर हैं, और वो भी है कि एक रिकवरी ऑफिसर के अंदर 2 या 3 ब्रांच है, तो अच्छा, उनके ऊपर भी प्रेशर है कि 3 ब्रांच का काम उनको अकेले करना है। तो रिकवरी ऑफिसर जब हो ही गए, तो वो तो उनका तो काम ही है कि उनको ब्रांच में तो आना नहीं है, रिपोर्ट करना नहीं, उनको तो फील्ड पे ही रहना है। तो मतलब प्रेशर है लेकिन हैंडल करना आना चाहिए। प्रेशर है। हाँ प्रेशर है, और उसको हाँ। अब ये हाँ बताइए कि आपको ये सारा प्रेशर हैंडल करने के लिए सैलरी कितनी दी जा रही है? मैम, इतनी दी जा रही है कि मैं अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ। फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मतलब डिस्क्लोज कर सकते हैं, अराउंड थोड़ा मैम आसपास वाली वैल्यू अभी बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब अभी अभी आरएलबी पीओ की सैलरी 85 to 90 थाउजेंड के बीच में है, ग्रॉस सैलरी, और अच्छा, इन हैंड 75 to 80 के बीच में मिलता है। ये आपका प्रोबेशन पीरियड में सैलरी है? हाँ हाँ, फर्स्ट मंथ से। वाह,
आई थिंक इतना सारा प्रेशर हैंडल करने के लिए मतलब ये वर्थ इट है, राइट? हाँ, मैंने बोला ही कि उतना मिल रहा है जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। सही चीज है। बहुत मतलब आप सोचिए कि इतनी अच्छी सैलरी शायद ही किसी पोस्ट पे स्टार्टिंग में मिलती है, नहीं? मतलब 80 to 90,000 जिसमें हाँ कि इतने सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हाँ, आई आई एग्री। इतना अच्छा हैंडसम सैलरी नहीं लगता कि किसी और प्रोफेशन में मिलती होगी, और मिल रही हो तो किसी के बराबर ही, इससे इससे ज्यादा तो नहीं लगता कि ऑन अ प्रोबेशन पीरियड इससे ज्यादा कहीं और सैलरी भी होगी। सही चीज है। तो अभी आपका क्या प्लान है आगे का, कि यहीं पे कंटिन्यू करना है या फिर कुछ और प्लान है? नहीं, अभी तो बस प्लान ऐसा फिक्स का तो नहीं है, और हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी को तलाश करते रहना है। अगर जो मिल जाए वो अच्छा, नहीं तो जो है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब बेटर की तलाश में रहना है, हमेशा आगे देखते रहना है। सही बात है, एकदम सही बात है। तो तो अभी आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चल रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो? हाँ, बहुत सही चल रहा है। सही बात। तो आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नई चीजें सुनने के लिए मिली, जो कि लिटरली आई थिंक बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता होगा। मुझे तो नहीं पता थी, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता होगा। और आपकी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों से बहुत सारी मोटिवेशन भी मिली होगी और बहुत सारे रास्ते भी मिले होंगे किस तरह से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु एस्पायर टू बिलीव इन देमसेल्फ। थैंक यू सो मच अमित श्योर फॉर श्योर। कमिंग हियर, फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आपने लिटरली बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हैं। थैंक्स टू यू एंड योर गाइडली टीम मैडम, कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बातें सबके सामने रख पाऊं। और सबको मैं लास्टली यही कहना चाहता हूं कि अगर मेरा हो सकता है सब, तो सबका हो सकता है। तो बिल्कुल। अपने तैयारी पे यकीन रखिए और उस पे अपनी कमजोरियों पे काम करिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक हैव अ आपके गुड। ये वर्ड्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप कब ऐसे इंटरव्यू में आ रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।